तो आज अपन बात करेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। ऑक्टाहाइड्रल में ऑलरेडी अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं बेटा, राइट। तो ध्यान सुनो, आज अपन किसकी बात करेंगे? स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कभी आएगा बेटा? जब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4, और हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए बेटा? sp3, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है ना, एक तो dsp2 और एक sp3। जब इनर सेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तब होता है dsp2, तभी स्क्वायर प्लेनर बनता है। टेट्राहाइड्रल कभी बनेगा? जब तुम्हारे पास क्या बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सुनो, जब आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा तब अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के साथ बोलते हैं बेटा टेट्राहाइड्रल, राइट। ओके, अभी अपने को टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग समझनी है, राइट। तो अपने पास अपने को पता है, जो तुम्हारे पास जो मेटल एटम होता है, आइसोलेटेड मेटल एटम, उसके अंदर 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तुम्हारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या होगी? आइसोलेटेड जब एटम है सबकी एनर्जी इक्वल होगी, इसलिए अपन उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, राइट। ओके, जब लिगेंड मेटल को क्लोजली अप्रोच करता है तो ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड के बीच में रिपल्सन की वजह से क्या हो जाता है बेटा? इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी वो क्या करेगी बेटा? बढ़ेगी, राइट। ये सुनो, अपन एक हाइपोथेटिकल डिजेनरेसी स्टेट मानते हैं, जैसे कि अपने लास्ट क्लास में देखा था, राइट। ये जो तुम्हारे पास जो फर्स्ट स्टेट है इसमें सारे ऑर्बिटल डिजेनरेट है, राइट। लेकिन ये जो सेकंड स्टेट तुमने माना है, ये अपन ने क्या माना है बेटा? ये हाइपोथेटिकल डिजेनरेसी अपन ने दिखाई है। क्यों दिखाई है? कि अपन मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन आ रहा है बेटा, वो सब पे इक्वल आ रहा है, मतलब सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वली बढ़ी है। बट ऐसा नहीं होता है, हर एक ऑर्बिटल पे सेम रिपल्सन नहीं आता है, कुछ पे ज्यादा आता है, कुछ पे कम आता है। तो ये अपन जो सबकी एनर्जी इक्वल दिखा रहे हैं, ये किसको डिनोट करता है बेटा? ये एवरेज एनर्जी लेवल को डिनोट करता है, एक हाइपोथेटिकल डिजेनरेट स्टेट, राइट। अब बेटा अपन बात करते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की, कि इन 5d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो देखो बेटा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल को किधर से अप्रोच कर रहे थे बेटा? अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे थे, तो उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा लगा बेटा जो एक्सिस पे लाई करते थे, जिनके लोब्स एक्सिस पे लाई करते थे, राइट। ओके, अभी अपन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें बेटा, तो बेटा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है बेटा बिटवीन द एक्सिस, राइट। एक्सिस का जो होता है ना, अलोंग द एक्सिस नहीं, एक्सिस के बीच से आता है। और कितने के एंगल बेटा? 45 के एंगल पे। तो तुम बताओ बेटा, पहले जो लिगेंड्स थे वो किधर से आ रहे थे? अलोंग द एक्सिस। तो उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा लग रहा था जो एक्सिस पे लाई करते थे। अभी किधर से अप्रोच करा है बेटा मेटल को? बिटवीन द एक्सिस। तो बेटा उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा आएगा जो कहाँ लाई करते हैं बेटा? जिनके लोग बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। अपने को पता है बेटा, जो तुम्हारे पास dxy, dyz, dzx, इन तीनों ऑर्बिटल्स के लोब्स कहाँ लाई करते हैं बेटा? बिटवीन द एक्सिस, राइट। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर के लोग कहाँ लाई करते हैं बेटा? अलोंग द एक्सिस। तो अभी इन तीनों ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन क्या लगेगा बेटा? ज्यादा। तो आउट ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स, जो 3 ऑर्बिटल्स है बेटा, उनकी एनर्जी क्या करेगी बेटा? अभी बढ़ जाएगी, राइट। और जो तुम्हारे पास बेटा दो जो एक्सिस पे लाई करते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इनको क्या बोलोगे? कौन सी ऑर्बिटल बेटा? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर बेटा। ये कौन कौन से? dxy, dyz एंड dzx, राइट। ये तुम्हारे पास हो गई बेटा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग एनर्जी किससे डिनोट करते हैं बेटा? डेल से। टेट्राहाइड्रल में स्प्लिटिंग की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डेल टी, राइट। पहले ऑक्टाहाइड्रल में क्या बोलते थे? इसको डेल हो। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल में बात करते हैं डेल टी। बेटा क्या तुम्हें पॉइंट नोट किया तुमने कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है जस्ट इन्वर्टेड बेटा ऑक्टाहाइड्रल का, राइट। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी बेटा तो क्या है बेटा? इसको इन्वर्ट कर दो, ऑक्टाहाइड्रल में जो थी, राइट, उसको तो रिवर्स कर दिया ना बेटा। ये सुन ध्यान से देखो। तो बेटा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है इन्वर्टेड ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। अब देखो बेटा, ये तुम्हारे पास T2g ऑर्बिटल्स, राइट, और ये इजी ऑर्बिटल्स। तो एक छोटा सा पॉइंट नोट करना है यहाँ पे कि टेट्राहाइड्रल में स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहाइड्रल की क्या होती है बेटा? जस्ट इन्वर्टेड। जो टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहाइड्रल की जस्ट इन्वर्टेड, ओके।
अब तुम कैसे याद रखोगे, जैसे अपने को याद था कि ऑक्टाहाइड्रल में इजी ऑर्बिटल और T2G नीचे आ रहा था, ये था ना वहां पे। तो इजी का मतलब 2 ऑर्बिटल्स, इजी 2 ऑर्बिटल्स, T2G 3 ऑर्बिटल्स, राइट। तो बड़ा सिंपल याद रख लो, टेट्राहाइड्रल में T2G ऊपर होता है, टेट्राहाइड्रल में T2G ऑर्बिटल होता है। और T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल्स, राइट। dxy dy एंड dzx। देखो बेटा ये पॉइंट तुम कहीं से ही पढ़ सकते हो कि तुम्हारे पास जो टेट्राहाइड्रल है उनकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल की इन्वर्टेड होगी। बट इन्वर्टेड क्यों हुई वो समझ में आया ना? ये सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड किधर से अप्रोच कर रहा था? अलोंग द एक्सिस, तो वो ऑर्बिटल्स ऊपर थे जो एक्सिस पे लाई करते हैं। बट टेट्राहाइड्रल में ऐसा नहीं हो रहा है, लिगेंड मेटल को किधर से अप्रोच कर रहा है बेटा? बिटवीन द एक्सिस। तो उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा जो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, तो एक्सिस पे लाई करते हैं उनकी एनर्जी कम। तो टेट्राहाइड्रल की जो स्प्लिटिंग है बेटा वो इन्वर्टेड ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये सुनो, पुट आउट, क्लियर उसको। अब देखो बेटा ऑक्टाहाइड्रल में कितने लिगेंड्स आ रहे थे बेटा? ऑक्टाहाइड्रल में 8 लिगेंड्स आ रहे थे, बट टेट्राहाइड्रल में कितने आएंगे? ओनली 4। 4 मोर लिगेंड है बेटा। टेट्राहाइड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तो ओनली 4 डेटिव बॉन्ड्स। ऑक्टाहाइड्रल में कितना बेटा? 6 डेटिव बॉन्ड्स। वहां पे 6 लिगेंड आ रहे थे, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली बेटा लिगेंड्स कम आ रहे हैं, तो लिगेंड्स के जो मेटल जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है बेटा उनके बीच में रिपल्सन भी कम की रेट होगा ओवरऑल, राइट। ये सुन बेटा, अगर लिगेंड्स कम आ रहे हैं तो क्या होगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी कम आएगा, राइट। मतलब ये जो स्प्लिटिंग है, जो टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहाइड्रल के कंपैरिजन में क्या होगी बेटा? कम, क्योंकि मेटल्स और लिगेंड के बीच में रिपल्सन भी क्या आएगा बेटा? कम, राइट। तो अब पूरा पॉइंट लिखना बेटा, द स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इज स्मॉलर एंड इन्वर्टेड ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल के कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी बेटा वो कम होगी ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ बेटा क्या यहाँ पे तुम्हारे पास इन्वर्टेड हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड मेटल को बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ये सुनो, अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी और टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी में, तो बेटा तुम्हारे पास स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल इज इक्वल टू होता है बेटा 4/9 ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल। स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 4/9 ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। ओके, अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड CFSE, राइट। लास्ट क्लास में बेटा एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूला आएगा। देखो बेटा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो गया एवरेज एनर्जी लेवल, राइट। ये हो जाएगा कितना बेटा? 3/5 डेल टी, वहां पे डेल नोट यहाँ पे डेल टी हो जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा? 2/5, ओके, डेल टी। अब बताओ ना बेटा, जो एवरेज एनर्जी लेवल जो डिफाइन करते हैं उसके नीचे वाले को अपन क्या लेते हैं? नेगेटिव, और जो ऊपर वाले को पॉजिटिव। 3/5 मतलब 0.6, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.6 माइनस 0.6 डेल टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। T2 बोलते हो, T2G बोलते हैं, प्लस क्या बेटा? प्लस क्या आ जाएगा? प्लस 0.4 डेल टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या बेटा? EG ऑर्बिटल्स प्लस पेयरिंग एनर्जी। फॉर्मूले में कोई डाउट? देखो बेटा, जो ऑक्टाहाइड्रल में था ना वहां पे यहाँ पे क्या था? प्लस और ये माइनस था, लेकिन अभी जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एवरेज एनर्जी लेवल के जो नीचे आ रहा है उसको अपन माइनस लेते हैं, तो माइनस 0.6 डेल टी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.4 डेल टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नहीं बेटा रोंग किया ना अपन ने, रोंग किया बेटा। तो देखो बेटा तुम्हारे पास प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, EG आएगा, नीचे EG है, EG ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस पेयरिंग एनर्जी, राइट। क्लियर है सबको ये वाला फॉर्मूला? ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। अपन ऑक्टाहाइड्रल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे अपन ने एक केस स्टडी किया था, जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, जैसे इसके में इलेक्ट्रॉन डालने अपने को, फर्स्ट सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, राइट। ओके, फिर अपन क्या बोलते थे ऑक्टाहाइड्रल में कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, इसलिए पेयर बन जाता है, ऊपर नहीं जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, राइट। ये सुनो, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग कम होती है, वो ऊपर चला जाएगा, पेयर नहीं बनाएगा। ओके बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। फॉर द टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा, फॉर द टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स द स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी।
बेटा टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो हमेशा बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में बनते ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है चाहे वीक लिगेंड है। बेटा ध्यान से सुनना, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग जो है वो ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलवेज कहाँ गया बेटा, यहाँ पे थर्ड फोर फाइव, फिर आएगा सिक्स, यहाँ पे 6 7 8 9 10, समझा। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा कम होती है, पेयरिंग एनर्जी तो हमेशा ऑलवेज क्या बनते हैं बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अभी अपन ने टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात की। क्या क्या पॉइंट याद रखने बेटा, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल को बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, राइट, और बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करने की वजह से उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा आएगा जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। और अपने को पता है dxy, dyz एंड dzx, इन तीनों ही ऑर्बिटल्स के लोब बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। इन पे रिपल्सन ज्यादा आएगा तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या रह जाएगी बेटा, कम। इस टाइप की स्प्लिटिंग अपने पास आएगी, राइट। ये क्या है बेटा, इन्वर्टेड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो वहां पे एक मेटल एटम के चारों तरफ कितने लिगेंड्स आ रहे थे बेटा, 6, यहाँ पे ओनली 4। तो लिगेंड्स कम आ रहे हैं, तो मेटल और लिगेंड्स के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सन भी कम आएगा, तो स्प्लिटिंग भी कम। तो अपन बोल सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी वो इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। अगर मैं बात करूं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू द 4/9 ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो काफी कम है ना बेटा टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। ओके, अगर अपन CFSC का फॉर्मूला बनाया बेटा, तो अपन ने एवरेज एनर्जी लेवल डिसाइड कर दिया 3/5 डेल टी, ऊपर क्या था 2/5 डेल टी, नीचे वाले को अपन नेगेटिव मानते हैं, तो 3/5 मतलब 0.6, तो 0.6 डेल टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स, प्लस क्या बेटा प्लस 0.4 इंटू डेल टी इंटू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z प्लस पेयरिंग एनर्जी। ऑक्टाहाइड्रल जो तुम्हारे पास टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई रोल ही नहीं आता है कि हाई स्पिन बनेंगे कि लो स्पिन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। बेटा यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो पेयर बनेंगे ही नहीं ना, वो क्या बनेंगे बेटा फिर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये पेयर बनाएंगे ही नहीं बेटा, ये क्या करेंगे हमेशा स्पिन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर वाले में जाएगा। इन पॉइंट्स में कोई डाउट तुमको टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग का? ओके, पढ़ो बेटा, और उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो बस वो T2G और T2 तुम दोनों से डिनोट कर सकते हो, राइट। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे T2 लिख दिया है, ठीक है। T2G रोजी दोनों से भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखो बेटा, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, राइट। क्या अलोंग द एक्सिस अप्रोच नहीं कराना बेटा, देखो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, अलोंग ये तीनों एक्सिस हो गए, ठीक है। एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं क्या? नहीं ना, तुम्हारे पास यहाँ पे उन ऑर्बिटल से रिपल्सन ज्यादा लगेगा जो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, राइट। पढ़ाई वाला फॉर्मूला समझ आया? तो बेटा अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें इसकी सीएफएस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या फॉर्मूला था बेटा? इन्वर्टेड होती है ना वहां पे, तो वहां पे क्या है बेटा? प्लस 0.6 डेल नोट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल, राइट। प्लस क्या बेटा? माइनस 0.4 डेल नोट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, राइट। प्लस पेयरिंग एनर्जी, साइन का अलग अलग हो जाएगा ना, दोनों का साइन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि दोनों इन्वर्टेड हो जाते हैं बेटा, तो यही फर्क है बस, राइट। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वहां पे लिगेंड की स्ट्रेंथ का रोल ही नहीं आता है बेटा, राइट। ओके, अब अपन बात करते हैं बेटा स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किसकी बेटा? स्प्लिटिंग इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बेटा जो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है वो तुम्हारे पास J1 इन सब के सिलेबस में ही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में और बोर्ड्स के लिए अपन ये स्प्लिटिंग नहीं पढ़ते हैं, राइट। ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात करें ओनली फॉर द J-Advanced, ठीक है। ये तुम्हारे पास बाकी के एग्जाम्स में सिलेबस में नहीं है और ये नहीं तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है, राइट। तो अपन बात करते हैं बेटा स्प्लिटिंग इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। एक बात बताओ बेटा, तो तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है? 4 ही आने वाला है ना, राइट। लेकिन वहां पे sp3 नहीं होके dsp2 होता है, बाहर वाला p इन्वॉल्व नहीं होके अंदर वाला d इन्वॉल्व होता है, राइट। तो बेटा इनकी जो स्प्लिटिंग है, इनकी जो स्प्लिटिंग है वो अपन ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। देखो कैसे बेटा, अपन अगर ऑक्टाहाइड्रल की कॉम्प्लेक्स की बात करें बेटा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कैसे होता है? ये तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम, राइट। और ये तुम्हारे पास एक प्लेन में कितने लिगेंड होते हैं बेटा? 4, राइट। एक प्लेन में तुम्हारे पास 4 लिगेंड्स होंगे ऐसे, ओके। और 2 लिगेंड, ये तुम्हारे पास 4 लिगेंड हो गए ऐसे ये वाले। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ये तुम्हारे पास क्या बन गया? एक स्क्वायर जो कि एक प्लेन में, राइट। तो तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर हो गया। ऑक्टाहाइड्रल में एक्स्ट्रा क्या होता है बेटा? 2 लिगेंड यहाँ पे आते हैं, राइट, जो कि जेड एक्सिस पे लाई करते हैं, प्लस जेड पे और ये माइनस जेड पे। ये तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन है बेटा, राइट। ओके, ये तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है, ओके, जिसमें एक मेटल एटम पे 6 मोनोडेंड्रल लिगेंड लगे हुए हैं, राइट। ओके बेटा, यहाँ पे जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आ रहा होगा, राइट। ये लिगेंड जब मेटल को क्लोजली अप्रोच करते हैं तो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आता है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है, राइट। ओके, देखो बेटा ये लिगेंड इस मेटल की क्लोज आएंगे, से ये मेटल एटम है और ये तुम्हारे पास लिगेंड ऐसे आएंगे इसके आसपास ऐसे। ऑक्टाहेड्रल में जनरली जो सारी बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, जितने भी बॉन्ड सारे इक्वल होते हैं। अब देखो तुम्हारे पास ऐसे अप्रोच करेंगे, राइट। ओके, तो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आएगा बेटा। जब ये पास में आएंगे तो एक दूसरे को भी तो रिपेल करेंगे ना, इसे तो एक दूसरे को भी तो रिपेल करेंगे ना इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये सुनो, ये एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं बेटा मैं, लेकिन अभी अपने को डिस्कस करना है क्या बेटा? इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? इन दोनों लिगेंड्स को हटा दो यहाँ से, राइट। ये सुनो, मतलब यहाँ से इन दोनों को हटा दो। ओके, तो देखो बेटा ये लिगेंड क्या कर रहा था? इस पे भी रिपल्सन लगा रहा था, इस पे भी रिपल्सन लगा रहा था। ये वाला लिगेंड इस पे भी रिपल्सन लगा रहा था, इस पे भी रिपल्सन लगा रहा था। इसकी वजह से मेटल को थोड़ा कम क्लोजली अप्रोच करेंगे। लेकिन जैसे ही अपन ये 2 लिगेंड हटाएंगे ना बेटा, ये जो लिगेंड्स थे 4, ये थोड़ा ज्यादा पास में आ जाएंगे, राइट। ये सुनो, थोड़ा तो पास में आएंगे ना, क्योंकि इन पे दो इसका रिपल्सन आ रहा था वो कम हो गया है, राइट। तो ये क्या करेंगे बेटा? तुम्हारे पास और क्लोज में आएंगे, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऑक्टाहेड्रल जैसा ही ज्योमेट्री है, ऑक्टाहाइड्रल जैसा ही था ना, बस बेटा तुमने क्या कर दिया? जेड एक्सिस पे जो लिगेंड्स लाई कर रहे थे उनको तुमने ग्रेजुअली रिमूव कर दिया, राइट। तो बेटा जो एक्स वाई प्लेन में जो लिगेंड थे
जो एक्स वाई प्लेन में जो लिगेंड थे वो क्या आएंगे बेटा, मेटल के और पास में आ जाएंगे। तो बेटा अब यहाँ पे उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, राइट। तो बड़ा ध्यान से सुनना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा लगता है जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती हैं। ये इन पे रिपल्सन ज्यादा क्यों लगेगा वो अपन उनकी हेल्प से समझ सकते हैं ऑक्टाहेड्रल के वाले एग्जांपल से। ये तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन था, ये प्लस जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस, राइट। तो जैसे ही अगर अपन इन ऑक्टाहेड्रल के दो लिगेंड को हटा देंगे, अपने को पता है अपने को कौन सा ज्योमेट्री मिलेगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये इनके अगर ये रिमूव होते हैं तो ये वाले लिगेंड इस मेटल के और पास में आएंगे, और पास में आएंगे तो रिपल्सन क्या लगेगा बेटा, ज्यादा। और पास में आएंगे तो रिपल्सन क्या लगेगा बेटा, ज्यादा। तो स्प्लिटिंग ज्यादा। इतना पॉइंट तो क्लियर है क्या कि तुम्हारे पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होगी, राइट। क्योंकि उसके जो लिगेंड्स हैं वो मेटल को और क्लोजली अप्रोच करेंगे। और कौन से प्लेन में बेटा रिपल्सन मैक्सिमम आएगा, इन द एक्स वाई प्लेन, राइट। क्योंकि ये प्लेनर है तो कौन से प्लेन में बेटा, एक्स वाई प्लेन में। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे पास कौन से प्लेन में रिपल्सन मैक्सिमम होता है बेटा, एक्स वाई प्लेन में लिगेंड्स का रिपल्सन मैक्सिमम है। क्योंकि लिगेंड मेटल को कौन से प्लेन में अप्रोच कर रहे हैं बेटा, लिगेंड कौन से प्लेन में, ओनली इन द एक्स वाई प्लेन। प्लेनर है ना, और प्लेन कौन सा है बेटा, एक्स वाई प्लेन। तो लिगेंड मेटल को एक्स वाई प्लेन में अप्रोच कर रहे हैं तो उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है जो थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे रिपल्सन लिगेंड मेटल को और ज्यादा क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड और 4 एक ही प्लेन में, तो मेटल को और क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल की तरह लिगेंड का रिपल्सन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, राइट। ये सुन, तो लिगेंड मेटल क्लोजली अप्रोच करेंगे। और कौन से, ओके बेटा एक्स वाई प्लेन में अप्रोच कर रहे हैं, 5d ऑर्बिटल्स है, उनमें दो ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में रहती है, कौन कौन सी बेटा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dx वाई, राइट। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे आएगा बेटा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dx वाई। ये सुनो, तो बेटा अगर अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात करें, ये तुम्हारे पास डीजेनरेट लेवल हो गया तुम्हारे पास, ओके। तो ये 5d ऑर्बिटल्स है, अब इनकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग बेटा पहले कैसी चीज लगेगी तुम्हें, लाइक ऑक्टाहेड्रल हो रही है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी, ये तीनों dx वाई dy z dz x, ये क्या बेटा तुम्हारे पास dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, राइट। ये सुनो, लेकिन तुम बताओ ना बेटा, यहाँ पे जो तुम्हारे पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर क्या होगा बेटा, जो एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल्स है उन पे रिपल्सन मैक्सिमम आएगा। तो एक्स वाई प्लेन में ये देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल बेटा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। किस ऑर्बिटल पे रिपल्सन ज्यादा आएगा बेटा, जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। ये तुम्हारे पास कौन सा हो जाएगा बेटा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर क्या रह जाएगा बेटा, कम। क्योंकि जो ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं उन पे रिपल्सन ज्यादा आएगा बेटा। यहाँ पे dx वाई dy z dz x, कौन सा ऑर्बिटल बेटा एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, dx वाई, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा dx वाई। और ये दोनों तुम्हारे पास नीचे रह जाएंगे dyz एंड dzx। तो बेटा तुम्हारे पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इनमें अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा किसकी बेटा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद dx वाई, देखो बेटा इससे भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि रिपल्सन मैक्सिमम आएगा एक्स वाई प्लेन में। उसके बाद dz स्क्वायर और उसके बाद dyz और dzx, इन दोनों का तो क्या रहेगा बेटा, इक्वल। क्लियर तुमको ऑक्टाहेड्रल जो तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे। देखो बेटा ओक्टा जो तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनमें ना तुम्हारे पास स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल से भी ज्यादा, तो ये तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग हो गई थी। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल से भी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन है उसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि जैसे ही तुम ऑक्टाहाइड्रल के कंपेरिजन में और स्क्वायर प्लेनर को अपन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या पॉइंट देखने को मिलता है बेटा कि जो जेड एक्सिस के लिगेंड है ना वो है ही नहीं स्क्वायर प्लेनर में। जो एक्स वाई प्लेन वाले लिगेंड थे ना वो क्लोजली अप्रोच करेंगे, तो क्लोजली अप्रोच करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में रिपल्सन भी ज्यादा आएगा ना बेटा। तो जो एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल्स लाई करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो ये ऑक्टाहाइड्रल जैसा था बट यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन वाला dx स्क्वायर वाई स्क्वायर उसका एनर्जी बढ़ गया, dz स्क्वायर का कम रह गया। या इन तीनों में dx वाई का बढ़ जाएगा, इन दोनों का कम रह जाएगा। तो तुम्हारे पास फाइनली एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा बेटा, ओके। तो बेटा तुम अभी जो स्क्वायर प्लेन में स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको पढ़ो, कोई डाउट है तो बताओ।
पढ़ो बेटा यहाँ से इसको। समझा बेटा सबको ये कैसे आगे? इसमें को डाउट है किसी को? पढ़ा था मैंने पूरा ये? ओके तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा अगर स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, देखो अगर मैं ओक्टाहाइड्रल के केस में अगर स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग है, ऑब्वियसली बात है वो ओक्टाहाइड्रल से ज्यादा होगी, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन में रिपल्सन है ना वो ज्यादा हो जाता है, उनकी स्प्लिटिंग और हो जाएगी बाद में एज कम्पेयर टू ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहाइड्रल, देन टेट्राहाइड्रल, राइट? तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग और ऑक्टाहाइड्रल में रिलेशन पूछो तो क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू द 1.3 इनटू स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? कैसे निकालोगे मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने को ये देखना है बेटा कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा अपने पास, n इंटू n प्लस टू। व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तुम्हें बोला है बेटा d6 d4 d3 d5 d8 टेट्रा ऑक्टा, ये सब बोला है। जैसे बोला है अपने को ऑक्टा d6 ऑक्टा हाई स्पिन, तो अपने पता है ऑक्टाहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होती है बेटा? T2G नीचे और EG ऊपर, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं बेटा? 6, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4। सबके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ऐसे, राइट? और जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे बेटा? मैक्सिमम, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम। देखो बेटा यहाँ पे हाई और लो मेंशन कर रहा था, राइट? ये सुनो, यहाँ पे टेट्रा में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। क्यों मेंशन नहीं किया बेटा? कि टेट्रा में तुम्हारे पास हाई और लो का फंडा ही नहीं है, हमेशा क्या बनते हैं बेटा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, राइट? D3 में हाई और लो का फंडा ही नहीं आएगा, कि ऑक्टा D3 का मतलब क्या है बेटा? तीनों नीचे वाले में रह जाएंगे, राइट? D4 से स्टार स्टार्ट होता है, तुम्हारे पास वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे बेटा? 3। टेट्रा, बेटा टेट्रा में स्प्लिटिंग कैसे होगी? अपोजिट, EG नीचे रहता है और T2G ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं बेटा? 5। तो 1 2 3 4 5 बेटा देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2, तो इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा बेटा? इसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट? ये कैसे लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखना सिखाया था। ET में कितने हैं बेटा? 2। T2G में कितने हैं बेटा? 3। तो ऐसे लिखते हैं, राइट? तो अपन लिखना सीखा था ना, EG4 T2G ये सब। ओके ये अपन बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग एनर्जी बेटा। ओके तो देखो ये अपने को समझना है। पहला पॉइंट बेटा, अपने को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स गिवन है, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को पता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट? मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, लेकिन दो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दे और बोल दे कि किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, उसमें तो अपन पता कंपेयर करेंगे ना फिर रिलेटिवली, लिगेंड अलग आ रहा है, मेटल अलग आ रहा है, तो इन सब का क्या इफेक्ट आएगा, मेटल का ऑक्सीजन स्टेट अलग आ रहा है, तो कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करेंगे, राइट? अगर अलग अलग ज्योमेट्री है बेटा, अगर 3 कॉम्प्लेक्स दिए अपने को, तीनों की ज्योमेट्री अलग अलग है और अपने को स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, तो अपने को पता है बेटा सबसे पहले कौन आता है? स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, राइट? और देन टेट्राहेड्रल। सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर का, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, राइट? ओके लेकिन अगर अपने को सारी जो कॉम्प्लेक्स गिवन है जिनकी स्प्लिटिंग एनर्जी अपने को कंपेयर करनी है, वो सारे ऑक्टाहेड्रल है या सारे टेट्राहेड्रल है, तो उनमें कैसे कंपेयर करेंगे वो अपने को सीखना है, राइट? तो देखो ना बेटा, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब तुम्हारे पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट? तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बेटा, उतनी ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा। देखो बेटा
अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बेटा? जिसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा? ज्यादा। राइट, जिसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा? ज्यादा। राइट, तो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना चाहेगा, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा आएगा, तो स्प्लिटिंग ज्यादा। राइट, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, बिकॉज उतना ही ज्यादा रिपल्सन लगेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। राइट, ये सुन, एक पॉइंट क्लियर है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। राइट, थर्ड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, ये वाला पॉइंट समझना बेटा। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेटल पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। राइट, तो मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मेटल है जिसपे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे एक मेटल है जिसपे +3 चार्ज है, तो ये लिगेंड पड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है। ओके, कौन से केस में लिगेंड मेटल को क्लोजली अप्रोच करेगा बेटा? यहाँ पे जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है बेटा, उन पे मेटल का अट्रैक्शन ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज। बेटा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज, तो इस पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो ये मेटल को क्लोजली अप्रोच करेगा, तो ये लिगेंड मेटल के ज्यादा क्लोज जाएगा। तो लिगेंड तो क्लोज चला गया, बट क्लोज जाने की वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो ज्यादा आएगा बेटा। देखो, जो स्प्लिटिंग हो रही थी ना, उस स्प्लिटिंग का मेन रीजन क्या है बेटा? द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। जितना ज्यादा रिपल्सन उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इट मींस मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो लिगेंड पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से लिगेंड मेटल के क्लोज जाएगा। और जितनी ज्यादा क्लोजनेस आएगी बेटा मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना ज्यादा रिपल्सन, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो देखो बेटा, तुम्हारे पास अगर लिगेंड चेंज करेगा तो अपन लिगेंड की स्ट्रेंथ देख के तुम स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो। राइट, कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख के तुम बता सकते हो। लेकिन बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, ज्योमेट्री सेम है, नंबर जो टाइप ऑफ लिगेंड है वो भी सेम है, और तुम्हारे पास मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तब अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, लिगेंड भी सारे सेम है, तो अब उस क्वेश्चन में अपन स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे बेटा? उसमें फिर अपन मेटल को देखेंगे कि मेटल चेंज हो रहा है क्या बेटा। राइट, अब ध्यान से सुनना, मान लो एक ग्रुप के अगर मेटल्स होते हैं, एक ग्रुप के मेटल्स होते हैं, लाइक तुम्हारे पास ऐसे में बोल दूं, ग्रुप का मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज ऐसे। राइट, तब डाउन द ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सुनो, जैसे तुम्हारे पास स्कैंडियम है, तुम्हारे पास उसके बाद में क्या जाए, ट्रियम आ जाए, लैंथेनम आ जाए, ऐसे एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ओके, तो इनके केस में अपन कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन? राइट, ओके, तो बड़ा ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास सेम मेटल है, तुम्हारे पास सेम लिगेंड्स है, सेम ऑक्सीजन स्टेट है, तब क्वेश्चन को बेटा अपन मेटल एटम को देख के सोल्व करेंगे। अगर तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप का, या तुम्हारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, अगर तुम्हारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं बेटा, तो अगर तुम्हारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना बेटा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर होगा बेटा 3D, 4D, 5D। 5D में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, ऐसा क्यों बेटा? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। राइट, तो मान लो अगर 3D वाला कि मेटल का साइज ये था, ये 4D वाले का हो गया। राइट, और 5D वाले का उससे ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन ये साइज हो गया। राइट, अब देखो बेटा, तुम्हारे पास जब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा ऐसे, राइट, तो ये लिगेंड के, इसका साइज कम है, ये लिगेंड पे अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। राइट, ये क्या करेगा बेटा? उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, तो और ये उससे भी कम रिपल्सन लगाएगा, ये सुनो। और इसका साइज भी क्या है बेटा? बड़ा, तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे भी इसका अट्रैक्शन क्या रहेगा बेटा? कम। राइट, इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे भी क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन कम, तो लिगेंड के पे तो और भी कम लगाएगा। राइट, तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन कम लग रहा है बेटा, बट इनके बीच में रिपल्सन क्या लगेगा फिर? हाई। इस मेटल के इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे, तो स्प्लिटिंग
देखो यार, ये पॉइंट क्लियर है सबको कि जितना ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग इतनी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। ये पॉइंट क्लियर है। तो देखो बेटा, इन कॉम्प्लेक्स में अपने को स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। इन कॉम्प्लेक्स में अपने को स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना था, राइट। तो कैसे बताएंगे? अपन सिंपली लिगेंड का स्ट्रेंथ देखेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। तो देखो बेटा, कार्बन डोनर एटम वाले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डोनर एटम था, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन डोनर एटम, फिर वाटर एंड वेन हेलोजेंस। तो अगर तुम्हें लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है बेटा, तो अपन जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका ऑर्डर बहुत इजीली बता सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंट लिगेंड्स आ रहे थे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, तो इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, राइट। ओके। अगर इन कॉम्प्लेक्स में बात करें बेटा, तो लिगेंड्स क्या है? सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है। बट देखो ना बेटा, यहाँ पे Fe+2 में है और Fe+3 में है। तो अपने को पता है जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतना ज्यादा CFS, या फिर मैं बोलूँ स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा, राइट। ये सुन लो। ओके, ये वाला पॉइंट पढ़ो बेटा, ये वाला पॉइंट पढ़ो सब लोग। पढ़ा बेटा? अगर नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, टाइप ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीजन स्टेट सब सेम है, तो अपन किससे देखेंगे बेटा? मेटल को देखेंगे। और तुम्हारे पास अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, राइट, तो डाउन द ग्रुप जाने पे तुम्हारे पास क्या करेगा? डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। साइज क्या होगा बेटा? मेटल एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। ये सुनो, राइट। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या करेगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा ना डाउन द ग्रुप। तो मेटल क्या करेगा? जो लिगेंड वो मेटल को क्लोजली अप्रोच करेगा। तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन कम आएगा, क्योंकि अगर उसका साइज ज्यादा है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्शन कम लगाएगा। तो बट उस टाइम पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है बेटा, लिगेंड और मेटल के बीच में, तो रिपल्सन क्या आ जाएगा उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा। तो स्प्लिटिंग क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास स्प्लिटिंग बढ़ेगा। तो देखो तुम्हारे पास कोबाल्ट, रुबेडियम, इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? देखो बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, ऑक्सीजन स्टेट सेम है, तो फिर अपन क्या करेंगे बेटा? ये 5D सीरीज, 4D, 3D, तुम्हारे पास स्प्लिटिंग सीरीज किसकी होगी बेटा? 5D सीरीज वाले, राइट। इन तीनों में तुम्हें बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है, राइट। स्प्लिटिंग किसकी, विच ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? बेटा जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है ना, तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा तुम्हारे पास? क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, राइट। ये सुनो, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, अपन CFSG के फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका पता कैसे लगाओगे बेटा? जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा ये, और जितनी ज्यादा ये उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन कॉम्प्लेक्स में तुम देख के बता सकते हो बेटा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा इन जितने भी फोर एग्जांपल्स गिवन है, इन सब में लिगेंड अलग अलग है। तो लिगेंड के बेसिस पे अपन स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है बेटा? देखो, कार्बन डोनर एटम। तो कार्बन डोनर वाले सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, तो इसका स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा, राइट। ओके, ये वाला जो एग्जांपल है NiCl4, NiCl6-4, NiCl2-2, इसमें इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा क्यों है? लॉजिक बताओ बेटा। दोनों में ऑक्सीजन स्टेट सेम है, दोनों का ऑक्सीजन स्टेट सेम है एग्जैक्टली, दोनों का मेटल सेम है, दोनों का लिगेंड सेम है। अब कैसे बताओगे? लिखा है वो आंसर तो तुम्हें दिख रहा है कि इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। बताओ क्यों है इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा? लिखो चैट में सब लोग।
ऑक्सीजन स्टेट सेम है दोनों का, +2 +2। वेरी गुड दिलीप, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड वत्सल। क्या चैतन्य बेटा पेयरिंग एनर्जी क्या बोल रही है तू? सिंपल आंसर है इसका, कुछ तो डिफरेंस है दोनों में देख। श्रुति कभी आंसर देगी बेटा? ईशान यहाँ पे जो लॉजिक आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास, स्क्वायर प्लेनर वाला, कि स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है। मेटल सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अलग अलग है, ज्योमेट्री अलग अलग है। सबसे पहले तो अपन ज्योमेट्री से चेक करेंगे ना, यस और नो, क्लियर सबको? अब अपन बात करते हैं बेटा कलर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट? तुमने पहले पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर वगैरह क्या होते हैं? आइडिया है कुछ? कोई आइडिया नहीं है? ऐसा तो मत बोलो यार, कुछ तो आइडिया होगा तेरे को, होगा याद कर, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल, क्या पता याद आ जाए। हर्ष बता यार क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स? बहुत ज्यादा पता होना चाहिए चीजों के बारे में, राइट? अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कलरफुल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर द कलरफुल कंपाउंड्स, तो वाई, वही अपने को समझना है, राइट? और ये तुमने वीबीटी का लिमिटेशन में भी तो लिखा था ना, कि वीबीटी ने ये बोला था कि जिस भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलरफुल होगा, बट वो कलरफुल क्यों होता है वो वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? वो सीएफटी। तो बेटा तुम्हें कोई बोल दे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर होता है वो वीबीटी से एक्सप्लेन किया जाता है या सीएफटी से, तो कौन एक्सप्लेन करता है बेटा? सीएफटी। किस टाइप से एक्सप्लेन करता है वो भी अपन सीखते हैं। तो बेटा अपने को ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो एक स्पेसिफिक कलर क्यों शो करते हैं वो अपने को समझना है। पहले अपन इन जनरल बात कर लेते हैं बेटा कि कब कोई सबस्टेंस कलरफुल होता है और कब वो नहीं होता, राइट? तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, उस पर सनलाइट या कोई भी लाइट आई, अगर बेटा इसने जो भी लाइट आई अगर उसको 100% एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट, इसको 100% एब्जॉर्ब कर लिया ना बेटा, तो इसको बेटा तुम क्या बोलोगे, कैसा कलर का दिखाई देगा? ब्लैक कलर का, राइट? बेटा वो सबस्टेंस जो जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी वो अपने को कैसा दिखेगी बेटा? ब्लैक कलर। जितनी लाइट आई पूरी की पूरी एब्जॉर्ब, तो अपने को कौन सा कलर दिखाई देगा बेटा? व्हाइट कलर। ओके, सेकंड केस बेटा, जितनी लाइट आई इसके ऊपर, ओके, उतनी की उतनी वापस चलेगी बेटा, मतलब 100% लाइट आई थी 100% ही वापस चली गई, 100% रिफ्लेक्शन, राइट? तो अगर 100% जितनी लाइट आई थी वो 100% ही क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? कैसा कलर दिखेगा तुम्हें? व्हाइट कलर। जब लाइट का बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तब अपने को कौन सा कलर दिखता है बेटा? व्हाइट कलर, राइट? ओके, तो पता है बेटा ब्लैक बॉडी क्या होती है? व्हाट इज द ब्लैक बॉडी? बेटा वो बॉडी जो हर टाइप की ऑल द वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकती है और ऑल द वेवलेंथ को रिलीज कर सकती है ना बेटा, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी का और ब्लैक कलर का कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हें पता है बेटा सन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी, जो सन है ना बेटा वो ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हर टाइप की रेडिएशंस रिलीज कर रहा है, राइट? ये सब तुमने डिस्कस किया था बेटा इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट? ये सुनो, तो तुम्हारे पास अगर कोई बॉडी तुम्हारे पास 100% एब्जॉर्ब कर रही है तो अपने को ब्लैक कलर की दिखेगी बेटा,
100% जितनी लाइट आई उतनी की उतनी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया, 100% रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो अपने को किसी कलर की दिखेगी बेटा, व्हाइट कलर की। तो बेटा अपने को कलरफुल चीजें कब दिखती है, देखो अगर कोई लाइट आई, अगर कोई लाइट आई बेटा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो बाकी पार्ट क्या हो गया बेटा, उसका ट्रांसमिट हो गया, राइट। तो पार्शियल एब्जॉर्प्शन जब होगा ना बेटा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन, तब अपने को चीजें कैसे दिखती है बेटा, कलरफुल चीजें। समझे बेटा, ध्यान से सुनना, तुम्हें चीजें कलरफुल कब दिखेगी, जब लाइट का पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा। 100% रिफ्लेक्शन व्हाइट कलर, 100% एब्जॉर्प्शन ब्लैक कलर, राइट। और तुम्हारे पास अगर पार्शियल कोई कोई ऑब्जेक्ट हो, किसी लाइट जो तुम्हारी जितनी लाइट डाली है उसको पूरी को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पूरी को ट्रांसमिट नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करता, कुछ पार्ट उस लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ पार्ट अपने को क्या कर दिया बेटा, कुछ पार्ट ही एब्जॉर्ब किया, बाकी उसने ट्रांसमिट कर दिए, तो अपने को उस टाइम में अपने को कलरफुल कंपाउंड दिखता है, राइट। ओके, तो देखो बेटा, अगर अपन व्हाइट लाइट की बात करते हैं, तो जो व्हाइट लाइट होती है बेटा उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, राइट। ये सुनो, जो व्हाइट लाइट होती है बेटा, जो व्हाइट अपन एलईडी बल्ब की बात करूँ या सनलाइट की बात करूँ, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ओके। बट अपन को उस लाइट में अपने को सिर्फ व्हाइट कलर दिख रहा होता है, 7 डिफरेंट कलर्स नहीं दिखते हैं। व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं। अपन कैसे एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं बेटा, अगर अपन व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। अगर अपन व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं बेटा तो 7 डिफरेंट कलर में हो जाती है ना बेटा, डिस्पर्स होता है 7 डिफरेंट कलर्स में। तो उस टाइम अपन बोल सकते हैं कि व्हाइट कलर में जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, राइट। ओके, तो अभी बेटा अपन बात करें व्हाइट लाइट को एग्जांपल लेके अपन समझते हैं, राइट। ओके, तो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर तुमने व्हाइट लाइट डाली है बेटा, राइट। अगर उसने व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट, व्हाइट लाइट है बेटा, इसका मतलब उसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं, और तुम्हें पता है बेटा एक पर्टिकुलर कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, राइट। ये सुनो, एक पर्टिकुलर कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, जो अपने को पता है बेटा, ये जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं वही होते हैं, राइट। एक ऑब्जेक्ट से मैं व्हाइट लाइट पास कर रहा हूँ, मतलब इन सब कलर की वेवलेंथ पास कर रहा हूँ, ये सुनो, ओके। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा, वो कलरफुल कब दिखेगा, जब इसमें से वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ वेवलेंथ को वापस ट्रांसमिट कर दे, ये सुनो, तभी अपने को कलरफुल दिखे। अभी अपने डिस्कस किया है जब लाइट का पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा तब चीजें अपने को कलरफुल ऑब्जर्व होती है, राइट। ये सुनो, समझे कि नहीं समझे बेटा, राइट। अब देखो बेटा, अब देखो अपने को एक चीज बताओ, ये 7 डिफरेंट कलर्स थे, इस लाइट को तुमने इस ऑब्जेक्ट से पास किया, व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट को पास करने का मतलब बेटा इन 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को पास करना, राइट। और तब तुम्हारे पास इससे लाइट निकलेगी तो ट्रांसमिटेड लाइट आएगी बेटा, तो ट्रांसमिटेड लाइट आएगी, उसमें इन 7 कलर नहीं होंगे, राइट। कुछ वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये सुनो, समझे क्या। तो बेटा आवाज आ रही सबके पास, देखो बेटा, जब लाइट का पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है तब अपने को चीजें कलरफुल एब्जॉर्ब होती है। अभी अपन व्हाइट लाइट के एग्जांपल से समझ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट था, उस पे तुमसे उससे उससे तुमने व्हाइट लाइट पास की, व्हाइट लाइट पास करने का मतलब क्या बेटा, इन 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ पास की, उसमें से कुछ कलर की वेवलेंथ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी बेटा तुम्हारे पास इससे ट्रांसमिट हो जाएगी। बेटा ध्यान से सुनना, जो कलर अपने को दिखता है, जो कलर अपने को दिखता है ना बेटा, वो कौन सी लाइट का होता है बेटा, अपने को ट्रांसमिटेड लाइट का कलर दिखता है, जो एब्जॉर्ब लाइट हुई है उसका कलर अपने को दिखाई नहीं देता है बेटा। देखो अगर अपन किसी सबस्टेंस से लाइट पास कर रहे हैं और वो लाइट को पार्शली एब्जॉर्ब कर रही है, तो बचा हुआ पार्ट ट्रांसमिट कर दे रही है, वो अपने को कलरफुल दिखती है, राइट। व्हाइट लाइट अपन पास करने मतलब 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ पास कर रहे हैं, तो उसमें मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, एब्जॉर्ब, तो बाकी वेवलेंथ क्या करेंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे। जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कलर, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है अपने को वो कलर नहीं दिखता है, अपने को कौन सा कलर दिखता है बेटा, द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, राइट। ओके, तुम बोलोगे सर कि ये लाइट, ये 7 कलर की व्हाइट लाइट आने का मतलब है 7 कलर की वेवलेंथ आना। मान लो बेटा मैं बोल दूं तुम्हें कि ग्रीन कलर की वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई,
ग्रीन कलर की वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, राइट। तो बाकी जो लाइट निकली उसमें तो बाकी 6 कलर है, तो 6 कलर दिखने चाहिए अपने को। मैं बोलता हूँ बेटा, ध्यान से सुना, अगर ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है ना, अगर ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब है, तो बेटा अपने को रेड कलर दिखाई देता है इधर। कौन सा कलर दिखाई देता है बेटा? रेड। जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है, जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है बेटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई देता है। जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तुम बोलोगे सर कि वेवलेंथ तो सिर्फ ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब हुआ था, बेटा इनका कुछ वेवलेंथ होगा, λ1 λ2 λ3 λ7 तक मान लो। तो मैं बोलूँ तुम्हारे पास λ4 एब्जॉर्ब हो गया, मतलब ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ था वो एब्जॉर्ब हो गया। तुम बोलोगे सर वहां पे तो अभी 6 लैम्डा बचे, तो अपने को 6 कलर दिखाई देने चाहिए थे। अपने को ग्रीन के एब्जॉर्ब होने पे रेड कलर ही क्यों दिखाई दे रहा है बेटा? बेटा रेड कलर अपने को इसलिए दिखाई देता है कि रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। बहुत सारे कलर की वेवलेंथ रिलीज हो रही है, बट बेटा अपनी आंखों को वो कलर डिटेक्ट होता है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकल रही है। ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ ग्रीन कलर का ही एब्जॉर्प्शन हुआ है, बाकी वेवलेंथ का भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ है। बट जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। इसलिए अपने को वो ही कलर एब्जॉर्ब होता है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल तुम्हें समझाऊं बेटा, अपन एक आयरन रोड को लेके उसको हीट करते हैं, राइट बेटा। जब किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन हीट करते हैं ना, तो उससे रेडिएशन निकल रही होती है। स्टार्टिंग में तुम आयरन रोड को हीट करोगे ना, तुम्हें वो वही दिखता है, ब्लैक कलर का दिख रहा होता है, राइट। उससे रेडिएशन निकल रही है, बट वो तुम्हें दिख नहीं रहे। तुम आयरन रोड को हीट करो, उसके ऊपर हाथ लेके जाओ, तुम्हें हीट फील होगी, मतलब रेडिएशन तो निकल रही है, बट वो रेडिएशन तुम्हारी विजिबल रेंज की नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तुम जैसे जैसे उसको हीट करोगे बेटा, थोड़ी देर में तुम्हें बड़ा थोड़ा येलो येलो दिखाई देने लगता है, और हीट करोगे, राइट, पहला रेड सा होता है, फिर येलो येलो दिखाई देने लगता है। ये सुनो, बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो ब्लू कलर का दिखाई देने लग जाता है, राइट। कि अभी जो कलर, अभी देखो बेटा, अभी जो वेवलेंथ आ रही है वो विजिबल रेंज में आ गई बेटा। जब तुम्हें उस आयरन रोड को तुमने हीट किया, वो ऑरेंज रेड तुम्हें दिख रहा है, क्या सब उस टाइम में उसमें सिर्फ वो वेवलेंथ निकल गई? नहीं बेटा, उस टाइम पे ब्लू कलर की वेवलेंथ निकल रही है, बट तुम्हारी आंखों को सिर्फ येलो कलर दिख रहा है, ऑरेंज रेड कलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकल रही है, उस कलर की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, राइट। तो चीजें कलरफुल कब दिखाई देती है बेटा? जब लाइट का पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। अपने को जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कलर नहीं दिखता है, अपने को ट्रांसमिटेड लाइट का कलर दिखता है। और ट्रांसमिटेड लाइट का कलर कैसा होगा बेटा? जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है, जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसका ट्रांसमिटेड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसको आता है बेटा? ट्रांसमिटेड लाइट को। ध्यान से सुनना बेटा, अपने को एब्जॉर्ब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो कलर दिखाई नहीं देता है, अपने को ट्रांसमिटेड लाइट का कलर दिखाई देता है। और ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑब्जर्व्ड, राइट। ओके, कॉम्प्लीमेंट कौन सा कलर, किस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है देखते हैं। विब की ओर बेटा, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, अगर तुम्हारे पास ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है बेटा, तो तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा बेटा? रेड। और रेड का हुआ है तो ग्रीन। ओके। अगर तुम्हारे पास ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो दिखेगा बेटा तुम्हें कलर ऑरेंज। और अगर ऑरेंज का हुआ तो कैसे दिखेगा बेटा? ब्लू। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, राइट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है बेटा, इस कलर का एब्जॉर्प्शन होता है तब ये दिखता है, इस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा आती है। अगर बेटा तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास ब्लू जो वॉयलेट कलर है बेटा, अगर उसका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, अगर वॉयलेट कलर का एब्जॉर्प्शन तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा बेटा? येलो कलर, राइट। ये जो 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मान लो वॉयलेट इंडिगो है तो इन दोनों का मिक्सर सा दिखेगा यहाँ पे, ऑरेंज येलो ऑरेंज, राइट। ये सुनो, तो तुम्हारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये 3 कि जो मैंने बनाया बेटा सेट, ये तुम्हें याद रखना है। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि अपने को जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कलर नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसका कलर दिखता है। और कैसा कलर आता है बेटा ट्रांसमिटेड लाइट पे बेटा? कैसा कलर बियर करती है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो कि एब्जॉर्ब हुआ है। अगर ब्लू ऑब्जॉर्ब हुआ है तो कैसा दिखेगा बेटा अपने को? ऑरेंज दिखेगा। ऑरेंज हुआ है तो ब्लू दिखेगा। ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो रेड दिखेगा, और रेड एब्जॉर्ब हुआ है तो ग्रीन दिखेगा, राइट। ये सुन, कोई बता सकता है बेटा कि तुम्हारे पास जो सनलाइट आती है, जो तुम्हारे पास जितने भी ट्रीज हैं उनकी जो लीफ होती है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करती है मेनली? कैसा कलर दिखता है बेटा अपने को? ग्रीन, राइट। ये सुनो, तो बेटा कौन सा कलर का एब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज्यादा? रेड कलर वाले का। क्लियर है सबको वाला पॉइंट? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ओके।
बेटा अभी तक तो मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे आया ही नहीं, अभी तो बस मैंने तुम्हें ये बताया है कि कब चीजें कलरफुल दिखती हैं और कैसे दिखती हैं, कौन सा कलर आएगा ये सब। अभी बेटा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर कैसे शो करता है वो अपन समझते हैं बेटा, ठीक है। ये सोल्व। ओके, तो देखो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास जो डी ऑर्बिटल्स है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल का एक बार एग्जांपल ले लूं तो उनमें क्या होता है बेटा, तो तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल थी उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और एक ही डी ऑर्बिटल में दो एनर्जी लेवल बन जाते हैं, राइट। तुम्हारे पास तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा उसमें डी जो ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, राइट, और एक ही ऑर्बिटल में दो एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाते हैं बेटा, राइट। जब तुम व्हाइट लाइट पास करते हो बेटा, जब तुम व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आता है ना बेटा, तो देखो तुम्हारे पास अगर कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है बेटा, हायर एनर्जी लेवल में, राइट। ओके, तुमने इसको 7 डिफरेंट, जो व्हाइट लाइट देने का मतलब है, व्हाइट लाइट देने का मतलब है बेटा तुम्हारे पास क्या, कि 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ देना, लेकिन मैं बोलूँ ये तुम्हारे पास किसी पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों बेटा, बेटा ये वही लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तुमने तो 7 डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ दी है, बट ये वही कलर एब्जॉर्ब करेगा बेटा, जिससे कि ये क्या करे बेटा, एक्साइट कर सके। मान लो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 0.5 जूल एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, 0.5 जूल एनर्जी चाहिए, राइट। अगर तुम इसको बेटा 0.6 दोगे ना तो भी ये नहीं लेगा, 0.4 दोगे तो भी ये नहीं लेगा, राइट। ये फिक्स एनर्जी लेगा बेटा, जिससे कि ये लोअर से हायर ऑक्सीजन शेयर में चला जाए, राइट। बेटा ये तुमने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जैसे एक सीढ़ी से तुम एक बॉल डाल रहे हो तो एक स्टेयर से दूसरी स्टेयर पे जाती है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे, कभी भी दो सीढ़ियों के बीच में बॉल नहीं अटकेगी, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन कभी भी दो एनर्जी लेवल के बीच बीच में नहीं फंसता है बेटा, वो वही एनर्जी लेगा जो उसके एनर्जी लेवल की करस्पॉन्डिंग है। तुमने बहुत सारी वेवलेंथ इसको दी है, बट ये वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा जिसको एब्जॉर्ब करके ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मार सके। क्लियर है? लच्छुगन जवाब समझे क्या, समझे कि डाउट इसमें? देखो बेटा तुम्हारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं, डी ब्लॉक के मेटल जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उनके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, राइट। जैसे तुम व्हाइट लाइट पास करते हो बेटा, जो लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल था सबकी एनर्जी इक्वल थी, अब दो एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो गई, ये लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स और ये हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स। जब इसको व्हाइट लाइट प्रोवाइड करवाते हैं बेटा, व्हाइट लाइट मतलब 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, व्हाइट लाइट लाइट प्रोवाइड कर रहा है मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इक्वल टू होता है बेटा एच सी बाई लैम्डा। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेटा जब व्हाइट लाइट अब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है बेटा। तो देखो बेटा डी ऑर्बिटल से डी में गया तो इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, डी डी, राइट। फिर से क्या अपन वन डी में सबको डी से डी में जा रहा है तो इसको बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन। ये सुन लो, हर समझ में आएगा तेरे को, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ओके, अब पॉइंट ये आता है बेटा कि तुम्हारे पास कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही ऐसा क्यों करते हैं, बाकी सब एलिमेंट विजिबल लाइट अपने को कलरफुल क्यों नहीं दिखते, लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नहीं कलरफुल दिखते, या तुम मैं बोलो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कलरफुल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते बेटा, राइट। देखो बेटा उन कंपाउंड्स में इस टाइप की स्प्लिटिंग भी तो नहीं होती ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि बेटा वहां पे एक डी ऑर्बिटल में दो एनर्जी लेवल क्रिएट नहीं होते, वहां पे मान लो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जाएगा बेटा, एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को जब मारना पड़ता है, एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, जो वेवलेंथ चाहिए वो विजिबल रेंज का होता ही नहीं है, इसलिए वो कलर अपने को विजिबल ही नहीं होता। ये सुन लो, समझा क्या तुमको ये पार्ट? अरे ये सुनो तो बोलो यार, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। देखो बेटा तुम्हारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना,
उसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है और एक डी में ही दो एनर्जी लेवल क्रिएट हो गए, राइट। एक डी में ही एक डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो गई, एक लोअर एनर्जी वाला डी और एक हायर एनर्जी वाला डी, राइट। एक ही डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से बने हैं बेटा, मतलब एक एनर्जी लेवल में एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ये स्प्लिटिंग लिगेंड की वजह से तो आती है बेटा, मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे ना ये एनर्जी गैप इतना कम होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी वाले डी में है, ये इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में बेटा वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके ही एक्साइट हो जाता है बेटा। बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वहां पे बेटा इस टाइप के एक्साइटेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी विजिबल रेंज में नहीं आती, जो अल्ट्रावायलेट इन सब रेंज में आएगी बेटा। समझ में आया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं बेटा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, राइट। एक लोअर एनर्जी वाला डी और एक हायर एनर्जी वाला डी, जब वो बेटा जब उस पर लाइट आती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके विजिबल रेंज की लाइट से ही, मतलब व्हाइट लाइट मतलब विजिबल रेंज की लाइट से बेटा जो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी के डी ऑर्बिट में चला जाता है, तो डी से डी में गया तो इसको बोलते हैं बेटा डी डी ट्रांजिशन। तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी वाले डी में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है इसलिए विजिबल लाइट सफिशिएंट होती है बेटा। इसलिए अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा। लेकिन बेटा ध्यान रखना कभी भी पेड इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप नहीं मार सकता, तुम्हारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में जाएगा। ये सुनो तो बड़ा ध्यान से सुनना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड कंपाउंड होंगे। और लॉजिक क्या होगा कलर कंपाउंड का, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्यों होता है बेटा, जब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो लोअर एनर्जी वाले डी से हाई एनर्जी वाले डी में चले जाते हैं, राइट। तो एक पर्टिकुलर टाइप की वेव एब्जॉर्ब होगी और अपने को जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो नहीं दिखेगी बेटा, अपने को उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। यस और नो, यस और नो। अगर इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। पढ़ो बेटा इसको, देखो बेटा 100% एब्जॉर्प्शन ब्लैक कलर, 100% रिफ्लेक्शन व्हाइट कलर, पार्शियल एब्जॉर्प्शन कलर कंपाउंड्स बनेंगे, राइट। द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी readily explained by the CFT। CFT की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिगेंड की प्रेजेंस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो डी ऑर्बिटल से बेटा उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। जब तुम व्हाइट लाइट उससे पास करोगे तो जो लोअर एनर्जी वाले डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी वाले डी में चला जाता है, तो डी से डी ट्रांजिशन हुआ। और बेटा ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना इसके लिए व्हाइट लाइट सफिशिएंट होती है, मतलब विजिबल रेंज की लाइट से ही ऐसा ट्रांजिशन हो जाता है। बाकी सब एलिमेंट से अगर तुम विजिबल लाइट डालोगे ना बेटा तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करूं तो वहां पे देखो बेटा यहाँ पे एक डी से एक डी में ही दो एनर्जी लेवल बने तो गैप कम है, आसानी से विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में चला जाएगा। इसलिए बेटा ये अपने को कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। रीजन क्या हो जाएगा बेटा, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, राइट। लॉजिकली बेटा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे देखो। ये एक कॉम्प्लेक्स लिया अपन ने ये वाला, इसमें देखो टाइटेनियम प्लस 3 मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन था बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टाइटेनियम प्लस 3 लॉस्ट देयर डिजेनरेसी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल लिगेंड फेल एंड प्रोड्यूस T2G एंड Eg0। पहले ये था ना बेटा T2G Eg0 by absorbing energy the electron present in T2G orbital get excited to Eg orbital। देखो बेटा जब तुम्हारे पास Eg में जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में चला जाएगा, तो एक्साइट हो गया ना बेटा। दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल करस्पॉन्ड टू फेयरली स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, राइट बेटा। तो तुम्हारे पास जो एनर्जी है तुम्हारे पास एक्साइटेशन हुआ है लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी से, ये गैप क्या होता है बेटा कम, तो ये एक्साइटेशन बहुत इजीली पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइट और विजिबल लाइट, राइट। A transition metal atom or ion with the one or more unpaired electrons are formed color compounds, right। ये सुनो, ये बताओ बेटा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कलर अपने को नहीं दिखता है, जो ट्रांसमिटेड लाइट आती है ना उसका कलर अपने को दिखता है। तो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर कैसा आता है बेटा, जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिसकी अपन ने बात की। अगर वोयलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो अपने को येलो दिखेगा, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो अपने को ऑरेंज दिखेगा, अगर ग्रीन हुआ है तो अपने को रेड दिखेगा बेटा। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, why complex compounds show
फॉर्म कलर कंपाउंड, क्या लोगे बेटा, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। बहुत सिंपल आंसर होना बेटा, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इतना बोल के मैं खत्म कर सकता था, बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए बेटा कि डीडी ट्रांजिशन हुआ कैसे और विजिबल लाइट से क्यों हो गया, इतनी कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बेटा जो 5d ऑर्बिटल था उन्हीं ने स्प्लिटिंग होकर दो एनर्जी लेवल क्रिएट हुए हैं जिनके बीच का एनर्जी गैप कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, एक्साइट हो जाएगा, राइट। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे न्यूमेरिकल्स जे एडवांस में पूछता है बेटा। तो देखो, जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखता है, राइट। अभी मैं तुम्हें ये दे दूं कि ये जो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उसका ऑर्डर बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिए और तुम्हें बोल दिया कि देखो मतलब तुम्हारे पास तीन कॉम्प्लेक्स है बेटा, एक्स वाई एंड जेड, ये तीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और इसने जो वेवलेंथ, इन तीनों ने तीन वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, राइट। ये वेवलेंथ है जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। अपने को लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का ऑर्डर पूछा है, तीन कॉम्प्लेक्स गिवन है और तीन वेवलेंथ गिवन है, राइट। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उसका अपने को ऑर्डर बताना है, राइट, ओके। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स को देखेंगे बेटा, राइट। कौन सी वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है बेटा, इन तीनों कॉम्प्लेक्स को अपन देखेंगे और फिर अपन तुम क्या कंपेयर करोगे बेटा, इनकी स्प्लिटिंग, राइट, ओके। एक्स वाई जेड स्प्लिटिंग का ऑर्डर आराम से निकाल सकते हो बेटा, किसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, लिगेंड देख के निकाल सकते हो, ज्योमेट्री देख के निकाल सकते हो, ऑक्सीजन स्टेट देख के निकाल सकते हो, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, और डाउन द ग्रुप अगर मेटल चेंज हो रहा है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा। ये पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तुम्हें तीन वेवलेंथ है बेटा, इन तीनों का ऑर्डर बताना है इन तीन कॉम्प्लेक्स के लिए, राइट, कि क्या ऑर्डर आएगा, ओके। इसने मान लो बेटा लेमडा 1 एब्जॉर्ब किया, इसने लेमडा 2, इसने लेमडा 3, ये वो वेवलेंथ है जो इन तीनों कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब किया है, और अपन को इन तीनों का ऑर्डर बताना है, तीन कॉम्प्लेक्स और उन्होंने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है वो गिवन है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और अपने को लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का ऑर्डर बताना है, ओके। देखो बेटा तीनों कॉम्प्लेक्स गिवन है, अब इन कॉम्प्लेक्स में अपन किसको कंपेयर करेंगे बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो शायद अपन बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं बेटा। देखो अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा, इतनी स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ पे बोलूँ मैं इतनी स्प्लिटिंग हुई है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग बस इतनी सी हुई है, राइट। स्प्लिटिंग तुमने देख लिया कि यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है बेटा, राइट। ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। कलर कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है बेटा, लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, जो लोअर डी वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब जो करेगा जाता है बेटा हायर एनर्जी वाले में, बेटा यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है, तो एक्साइट होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, एंड अपने को पता है बेटा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, राइट। ये सुनो, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी बेटा, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जो एनर्जी जाए जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी बेटा, एक्साइटेशन के लिए डी से डी में जाने के लिए, लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी डी वाले में, डी वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए तुम्हें एनर्जी क्या चाहिए बेटा, ज्यादा, तो वेवलेंथ कम। ये सुनो बेटा, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है इट मींस जो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी वाले, सॉरी जो लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी वाले डी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो बेटा ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए बेटा, कम ना, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वेवलेंथ क्या करना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए ना, तो ऑर्डर क्या जाएगा, लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 3। ये पॉइंट सब में समझ में आया बेटा सबको, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि जो लेमडा कितना एब्जॉर्ब हो कैसे निकालेंगे बेटा। देखो डी ब्लॉक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कलर शो क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, कलर क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। हाउ, वो कलर शो ही क्यों करते हैं, कैसे शो करते हैं, देखो बेटा when d electrons absorb energy from visible range they will get excited right to the higher energy level। ये सुनो, तो बेटा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। अब देखो बेटा जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितनी ज्यादा अपने पास क्या होगी बेटा, स्प्लिटिंग, राइट, एक सेकंड।
तो यार ध्यान से ना बेटा, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, राइट। तो ये वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा बेटा जिसका लेमडा कम है, राइट। बेटा देखो, तो एनर्जी और जो वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए जंप मारने के लिए, ज्यादा एनर्जी तो वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा बेटा, जो कम है, राइट। कि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। अगर स्प्लिटिंग हाई है तो तुम्हारे पास एक्साइटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बेटा वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है। और बेटा एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, कम। तो बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, राइट। ओके बेटा, क्या तुम मेरे को इन कॉम्प्लेक्स के अंदर what will be the correct order of wavelength of absorption in the visible range for the following, ये तीन कॉम्प्लेक्स दिए हो ना बेटा, इनमें तुम जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है ना बेटा उसका ऑर्डर बताओ। कैसे निकालोगे बेटा, जिसमें स्प्लिटिंग मैक्सिमम है, जिसकी स्प्लिटिंग मैक्सिमम है उसका लैम्डा मिनिमम होगा, राइट। निकालो फटाफट। यहाँ पे अपने को जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उसका ऑर्डर बताना है, और वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी के। तो अपन स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर निकाल लेते हैं पहले। तो देखो ना बेटा, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड NO2 माइनस, वाटर तो सबसे लास्ट, दोनों नाइट्रोजन दोनों एटम है, और इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है बेटा, ये। तो ये तुम याद करोगे ऑर्डर लिगेंड की स्ट्रेंथ का, जो ऑलरेडी अपन सेफ्टी में लिख चुके हैं बेटा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये, फिर ये, और ये लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया बेटा। मतलब ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, तो बेटा ये तुम्हारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है बेटा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो तुम्हारे पास A देन B एंड देन C, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो तुमने डी ब्लॉक के अंदर भी फेस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक एंड कलर कंपाउंड, राइट। बेटा डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा तुम्हारे पास जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अभी अपन ने क्वेश्चंस में क्या डिस्कस किया है कि तुम्हारे पास जो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है वो तभी आएगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में जाता है बेटा, कभी उसके लिए क्या कंडीशन है, वो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सुनो बेटा, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कलर कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, राइट। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी वाले एनर्जी अब्सॉर्ब करके लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में जाता है। ये चीज अपन ने डिस्कस की। लेकिन अगर डायमैग्नेटिक है तो कलर्ड कैसे हो सकता है, डायमैग्नेटिक में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते ना। तो बेटा ये क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक एंड कलर कंपाउंड बेटा। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम +3 है, इसमें क्रोमियम +3 में है बेटा, राइट। तो मतलब क्या आएगा तुम्हारे पास, क्रोमियम +3 का मतलब 3d4, सॉरी 3d3। इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, ये तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, राइट। क्रोमियम +3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 3d3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये कलर शो कर रहा है ग्रीन। ये कर सकता है ग्रीन कलर, क्यों कर सकता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली कलर कंपाउंड बनाएगा। तो इसमें अपने कोई डाउट नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक और कलर कंपाउंड है। लेकिन अपने को क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक और फिर कलर कंपाउंड। देखो बेटा KMnO4 अपने को पता है डार्क पर्पल कलर होता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, और K2CrO4 बेटा Mn+7 में है, ये +6 में, यहाँ भी +6 में। इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बेटा 3d5 4s2, +7 का मतलब 0 बचा है बेटा। इसका कितना होता है 3d5 4s1, राइट। +6 का मतलब 0 बचा है बेटा, वैलेंस सेल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो बेटा इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर कंपाउंड बना रहे, क्यों बेटा, अलग लॉजिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा। KMnO4 K2Cr2O7 K2CrO4 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी एक कलर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं बेटा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, बेटा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। देखो बेटा इनके केटाइंस तो देखो तुम कितना चार्ज है, +6 +7 +6 बेटा केटाइन पे हाई पॉजिटिव चार्ज है। और Nn क्या बनेगा बेटा यहाँ पे O-। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे जो कलर आता है ना वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं आता बेटा, यहाँ पे कलर आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोलूँ बेटा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। बेटा तुम्हारे पास जो एनायन होता है, तुम्हारे पास जो एनायन होता है बेटा, वो लाइट एब्जॉर्ब करना, लाइट एब्जॉर्ब करना मतलब क्या बेटा, फोटोन एब्जॉर्ब करना।
बेटा इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करके क्या होता है बेटा, क्या ट्रांसफर होता है बेटा, केटायन को। देखो बेटा यहाँ पे इतना पॉजिटिव चार्ज है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा ये अनस्टेबल होकर जैसे ही बाहर निकलता है बेटा, केटायन इसको गेन कर लेगा। राइट बेटा, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन जब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे बेटा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इस कम स्टेबल हो जाएंगे। तो बेटा वो जैसे ही कम स्टेबल हो गए, केटायन पे इतना ज्यादा चार्ज है बेटा +6 +7, तो क्या करेंगे बेटा वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर करवा लेंगे बेटा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो कलर है बेटा वो किसकी वजह से आएगा तुम्हारे पास, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तुम बोलोगे बेटा जो ये तुम्हारे पास KMnO4, K2Cr2O7 और K2CrO4 ये कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फिर भी कलरफुल कंपाउंड है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एनायन टू केटायन ट्रांसफर हुआ है, या फिर बोल देना बेटा लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का। राइट, ट्रांसफर हुआ कैसे, जो तुम्हारे पास एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन फोटोन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जब, तो क्या हो जाते हैं बेटा अनस्टेबल। केटायन पे हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा उस जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर हो जाता है एनाइन टू केटायन, या फिर बोलूं मैं लिगेंड टू मेटल। इस चीज में किसी को डाउट है कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड कलर कंपाउंड शो कर रहे हैं बेटा, समझ आएगा। समझे क्या, ये सुनो बेटा, ये एग्जांपल क्लियर है सबको। ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बेटा व्हेन वोयलेट कलर, इसका कलर कैसे होता है बेटा वोयलेट, क्यों, देखो बेटा यहाँ पे टाइटेनियम +3 में है, तो +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D1। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में जाएगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है बेटा, स्प्लिटिंग कैसे होगी, T2G से EG ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में जाएगा और कलर कंपाउंड बनाएगा। कैसा कंपाउंड बनाता है बेटा वोयलेट, बट बिकम्स कलरलेस व्हेन हीटेड। बेटा ये कलर कंपाउंड है लेकिन जब इसको हीट करते हैं ना तो ये कलरलेस हो जाता है। देखो बेटा जैसे हीट करोगे ना वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, जैसे ही हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल क्या थे बेटा लिगेंड, लिगेंड तो तुमने हटा दिए। अब बेटा लिगेंड नहीं होंगे तो बेटा क्या ये स्प्लिटिंग होगी, अगर लिगेंड ही नहीं आए बेटा तो क्या ये स्प्लिटिंग होगी क्या, ऐसे नहीं होगी ना बेटा, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा। ये सुनो, तो बेटा तुम्हारे पास जो स्प्लिटिंग होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर का रीजन क्या था बेटा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, लोअर एनर्जी वाले डी से हायर एनर्जी वाले डी में, और वो स्प्लिटिंग जो हुई है, जो दो लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल्स बने हैं बेटा किसकी वजह से, स्प्लिटिंग वजह से। और स्प्लिटिंग कैसे हुई है बेटा, लिगेंड के आने की वजह से, लिगेंड ही नहीं है तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। तो बेटा तुमने इसको हीट कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल हटा दिए बेटा, तो उनके एब्सेंस में तुम्हारे पास क्या बेटा कलर कंपाउंड ही नहीं बनेंगे। समझ में आना कैसे किया क्वेश्चन सॉल्व मैंने, लिगेंड हटा दिया तो स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग नहीं तो डी ट्रांजिशन नहीं, और डी ट्रांजिशन नहीं तो कलर नहीं। ये सुनो, ओके बेटा तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से है, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर 9:30 से। ओके बेटा ये जो मेजदा कॉलम है तुम इतना रिवाइज करके नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मेजदा कॉलम है जो जे एडवांस में पूछा हुआ है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तुम ब्रेक ले लो थोड़ा, उसके बाद मैं अपन नेक्स्ट क्लास में ये मेजदा कॉलम डिस्कस करूंगा बेटा। देखो कैसा मेजदा कॉलम होता है बेटा, तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और उन्होंने जो कलर शो किया है ना बेटा वो कलर गिवन है और तुम्हें उसको मैच करना है बेटा। और उसको मैच करने के लिए तुम्हें बेटा पहले ये देखना पड़ता है कि कौन सा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर था, फिर तुम उसका स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर देखते हो, तब जाके तुम्हारे पास फाइनल आंसर आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। राइट, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है डाउट अपना।